प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शास्त्रीय शिक्षा जोन में। हम पढ़ रहे थे कारक और आज पढ़ने वाले हैं करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। क्या होता है करण कारक? साधक तमम करणम, क्रिया के संपन्न करने में। जैसे मान लीजिए कोई कर्ता कारक है और लिखने की क्रिया कर रहा है, तो उस लिखने की क्रिया करने में जो कर्ता कारक की सर्वाधिक सहायता करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे जय पढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा, ये वाक्य मैंने जब लिखने की क्रिया करी तो सबसे ज्यादा मेरी सहायता किसने करी? इस कलम ने, इस मार्कर ने, ठीक है। तो क्रिया के करने में जो कर्ता कारक की सर्वाधिक सहायता करता है, सबसे ज्यादा सहायता करता है, यूं कह सकते हैं साधक। साधक का मतलब होता है सहायक, और तमम यानी सर्वाधिक। साधक तमम, सर्वाधिक सहायता करने वाला जो होता है उसको करण कारक कहते हैं। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे प्रश्न पूछे भाई किसके द्वारा लिखता है ना, किसके द्वारा, या फिर कहे किससे लिखता है। यानी कहा जैसे शिक्षक सुधाखंड से लिखता है, प्रश्न पूछेंगे किससे लिखता है। जैसे दूसरा वाक्य और देखो, मोहन गाड़ी से जयपुर जाता है, यानी मोहन जयपुर जा रहा है, किसकी सहायता से जा रहा है? किसके द्वारा जा रहा है? गाड़ी के द्वारा जा रहा है, अर्थात गाड़ी की सहायता से जा रहा है। तो क्रिया के संपन्न करने में जो कर्ता कारक की सबसे ज्यादा सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। देखो पहला नियम, करण कारके तृतीया विभक्ति भवति। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए शिक्षक है कलमेन लिखति। शिक्षक जो है लिखने की क्रिया करता है, लेकिन किसकी सहायता से कर रहा है? कलम की सहायता से कर रहा है। तो शिक्षक की क्रिया करना, लिखने की क्रिया करने में सर्वाधिक सहायता करने वाला जो है वो है कलम। तो ये कलम जो है ये अपने करण कारक हो गया, और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें कलमेन में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसमें विभक्ति कैसे लिखेंगे। खालिस्तान इति पदे, खालिस्तान विभक्ति भवति। खालिस्तान इति पदे, अब पद कौन सा है? कलमेन, लिख देंगे कलमेन इति पदे विभक्ति भवति, नहीं सॉरी, यहां पर आएगा अस्ति। अस्ति का मतलब होता है और भवति का अर्थ होता है होती है। तो कलमेन इति पदे विभक्ति है तृतीया विभक्ति अस्ति। तो ये अपना विभक्ति लिखने का तरीका हो गया, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर और सबसे सरल तरीका है। कलमेन इति पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। कारण जब लिखने की बात आएगी तो क्या लिख देंगे? करण कारके तृतीया विभक्ति भवति। इस कारण को 2-3 बार बोलोगे ना, करण कारके तृतीया विभक्ति भवति, तो आपको करण कारक भी समझ में आ जाएगा और विभक्ति का कारण भी समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात 4 शब्द होते हैं, सह, साकम, समम और सार्धम। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है के साथ में, के साथ में, अर्थात किसके साथ में? किसके साथ में, किसके साथ में, है ना। प्रश्न पूछ लिया हमने किसके साथ में, उत्तर आएगा जिसके साथ में। जिसके साथ में होगा उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, सह आदि पदानाम योगी, 4 शब्द है, सह, साकम, समम और सार्धम। इन चारों शब्दों का ही एक ही अर्थ होता है, के साथ में। तो देखिए, सह आदि पदानाम योगे अप्रधान कर्ता कारके, ये इंपॉर्टेंट बात है,
अप्रधान कर्ता कारक। इसको समझाता हूं आपको क्या होता है अप्रधान कर्ता कारक उदाहरण के माध्यम से। एक तो होता है मुख्य कर्ता कारक और एक होता है अप्रधान कर्ता कारक। ध्यान दो कैसे समझेंगे। जैसे पित्रा सह पुत्र है आपणम गच्छति। वाक्य तो ये है कि पुत्र है आपणम गच्छति, कि पुत्र जो है बाजार में जाता है, तो ये इसका जो मुख्य कर्ता है वो हो गया। भाई बाजार जाने जाने की क्रिया कौन कर रहा है, पुत्र कर रहा है, तो पुत्र हो गया मुख्य कर्ता कारक। ठीक है, तो ये पुत्र जो कर्ता कारक है इसमें तो हो गई प्रथमा विभक्ति। अब क्या कह रहे हैं अप्रधान कर्ता कारक। अप्रधान का मतलब जो मुख्य रूप से इस क्रिया के लिए कर्ता नहीं है। तो ये आ रहा है पित्रा से, यानी ये जो पुत्र जा रहा है बाजार में जाने की जो क्रिया कर रहा है वो पिता के साथ कर रहा है। एक बात को समझिए, जैसे ये कोई पुत्र है, ठीक है, और अपने ये मान लीजिए पिताजी है, ठीक है। अब ये पुत्र बाजार जा रहा है और जा किसके साथ रहा है, पिताजी के साथ में। लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो बाजार जाने की क्रिया पिताजी भी तो कर रहे हैं, लेकिन इस क्रिया के लिए मुख्य कर्ता कौन है, पुत्र है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो प्रधान कर्ता कारक होता है उसी के साथ में कोई क्रिया की जाती है, उन्हीं के साथ में सह साकम समम सार्धम पदों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो पित्रा सह पुत्र है आपणम गच्छति, पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, तो पुत्र हो गया कर्ता कारक और अप्रधान कर्ता कारक हो गया पिता। तो पिता शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पित्रा सह। अब इसका कारण क्या है, सह साकम समम सार्धम, इन चारों शब्दों के योग में अप्रधान कारक में कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति भवति, ये इसका हमने कारण लिख दिया। विभक्ति कैसे लिखेंगे, ये कलमेन को हटा दो, क्या लिखेंगे, कलमेन को हटा दो और हम लिख देंगे यहां पर पित्रा, पित्रा इति पदे तृतीय विभक्ति अस्ति। ये तो हो गई अपनी विभक्ति बताने का तरीका। कारण कैसे बताएंगे, सह आदि पदानाम योगे, सह साकम समम सार्धम, चारों में से कोई भी शब्द आ जाए तो अपन ये लिख सकते हैं सह आदि पदानाम योगे अप्रधान कारके तृतीय विभक्ति भवति। इसको भी अपन एक दो बार बोलेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगा, अभी याद कर लो चाहे तो। सह आदि पदानाम योगे, सह आदि पदानाम योगे तृतीय विभक्ति भवति। चलो अगला देखिए, येन अंग विकार है, अर्थात येन जिस अंग, अंग के कारण विकार है, विकार दिखाई देता है, कोई गड़बड़ी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, कोई परेशानी दिखाई देती है, गड़बड़ी दिखाई देती है। जैसे मेरे ये दो आंख है, इसमें से एक आंख गड़बड़ हो गई, यानी एक आंख ढीबा हो गई, तो एक आंख के द्वारा में क्या हो गया, काणा हो गया। तो देखो क्या कह रहे हैं, विकृत अंगवाचक पदे, अर्थात विकृत यानी गड़बड़ वाले अंगवाचक पद में तृतीय विभक्ति होती है, ये कारण हो गया। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, महेश पादेन खंजह अस्ति, महेश जो है पादेन अर्थात पैर से, खंजह अर्थात लंगड़ा है, जो लंगड़ा है वो किससे है, पैर से। यानी विकृत अंग वाला पद कौन सा है, पाद, पाद का अर्थ होता है पैर। तो विकृत अंगवाचक पद, विकृत अंगवाचक पद कौन सा हो गया, पादेन, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कैसे लिखेंगे विभक्ति, पादेन इति पदे तृतीय विभक्ति अस्ति, और कारण की जब बात आएगी तो हम लिखेंगे विकृत अंगवाचक पदे, बोलेंगे विकृत अंगवाचक पदे, विकृत अंगवाचक पदे तृतीय विभक्ति भवति। येनांग विकार का मतलब होता है वह अंग जिसके कारण से शरीर में कोई विकार हमें दिखाई देता है, उसी अंगवाचक पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देखते हैं, इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे
तृतीया विभक्ति भवति। इसका तात्पर्य है, एक उदाहरण से देखते हैं। जटाभि तापसः, तापसः का मतलब होता है तपस्वी, तापसः का अर्थ होता है तपस्वी। लेकिन तपस्वी का मुख्य लक्षण क्या है? तपस्वी का मुख्य लक्षण है जटा। तो हमें जटा क्या हुआ? तपस्वी का लक्षण हमें प्राप्त हुआ। तो क्या कह रहा है? कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे, अर्थात किसी प्रकार के लक्षण प्राप्त किए जाने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये छात्र है? छात्र का पहला लक्षण क्या प्राप्त होता है अपने को? पुस्तक। यदि किसी छात्र के पास पुस्तक है तो हम कह सकते हैं कि, जैसे यहां देख लो, पुस्तकई छात्र है प्रतीयते, पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। छात्र प्रतीत हो रहा, को दूर से अपने को दिखाई दे रहा है और कह दिया कि वो छात्र लग रहा है। तू कैसे कह सकता है भाई? अपने को कोई भी पूछ ले, तू कैसे कह सकता है कि भाई ये छात्र दिखाई दे रहा है? छात्र का पहला लक्षण क्या होता है? पुस्तकें। यदि उसके पास पुस्तकें हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये छात्र है। ठीक इसी प्रकार से जटा भी तापस है। कोई दूर से कोई आ रहे हैं बाबा जी और उसके जटाएं है ही नहीं, वैसे बाबा जी है लेकिन उसके जटाएं नहीं है, तो कोई भी कह देगा नहीं 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 नहीं, ये तो जटाएं नहीं है, इसके तो तपस्वी नहीं है ये तो। और यदि कोई जटाएं है तो वो तपस्वी मान लिया जाएगा, क्योंकि जटाएं तपस्वी का लक्षण होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कोई प्राप्त लक्षण होता है उस लक्षणवाचक पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते, जटा भी तापस है, अर्थात जटाओं से तपस्वी दिखाई देता है। तो इसको बोलेंगे कंचित प्रकारम प्राप्तस्य। इसको 2-3 बार बोलेंगे, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे, अर्थात लक्षण में तृतीया विभक्ति भवति। इसको दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकते हैं कि लक्षणवाची पदेषु, बस इतना सा, लक्षणवाची पदेषु, लक्षणवाची पदेषु तृतीया विभक्ति भवति। लक्षणवाची जो पद होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। बात तो वही होगी कि कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया विभक्ति भवति। अगला देखो, हेतु। ये क्या कह रहा है? हेतु अर्थे, अर्थात वह शब्द जिससे हमें किसी का हेतु पता चले। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के पीछे उसका जो मेन रीजन होता है, जो कारण होता है, जो हेतु होता है, उसके अर्थ में तृतीया विभक्ति भवति। जैसे सा, वह, कोई लड़की है, वो अध्ययनेन वसति, यहां रहती है, मान लो कहीं भी रहती है तो कहते भाई क्यों रहती है? उसका पीछे क्या कारण है? अध्ययनेन, अध्ययन के कारण रहती है, पढ़ाई करने के लिए वो रहती है। तो उसके या रहने का, कहीं भी रह रही है, रहने का कारण क्या हुआ? अध्ययन। यदि अध्ययन नहीं करती तो उसका कोई कारण नहीं होता, यदि कोई कारण नहीं होता तो वो यहाँ पर नहीं रहती। तो हेतु वाचक जो पद है, अर्थात कारण बताने वाले जो पद हैं, उनमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अलम निषेधार्थक, अर्थात किसी होते हुए कार्य को रोकने के लिए अलम शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो जिस कार्य को रोका जाता है उस कार्य में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसको याद करेंगे, अलम, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि जब निषेध अर्थ होता है तब अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब अलम शब्द का पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है
तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अलम के साथ में निषेधार्थक लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अलम निषेधार्थक पदस्य योगे तृतीया विभक्ति भवति। जैसे अलम विवादेन या अलम क्रोधेन, कोई आदमी है बहुत ही गुस्सा किए जा रहा है, बहुत ही गुस्सा किए जा रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि अलम क्रोधेन। तो क्रोध को रोकने के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया गया, तो क्रोध शब्द में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ठीक है। फिर जैसे अलम विवादेन, कोई दो आदमी है, तीन आदमी है, बहुत ही आदमी है, वो झगड़ा किए जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं, उनको रुकवाना है तो हम जाके क्या कहेंगे, अलम विवादेन, अलम विवादेन, अलम विवादेन। ऐसे 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 बार बोलने का मतलब है कि अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विवादेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और उसका कारण मेन क्या है, अलम। अलम शब्द कैसा, निषेधार्थक, अर्थात किसी होते हुए कार्य को रोकने के लिए। समझ में आ गया। अगला देखो, प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। ये शब्द क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रकृति, प्रकृति का तात्पर्य होता है स्वभाव, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी की स्वभाव का पता चले, उसकी प्रकृति का पता चले। कहते ना वो तो आराम से जीता है, अर्थात आराम से जीना उसका स्वभाव है। कहते ना महेश है सुखेन जीवती, महेश है दुखेन जीवती। यदि मान लो कोई दुष्ट आदमी है, वो दुख पूर्वक जीता है, तो दुखी आदमी का उसका जीने का तरीका ही वही है, उसका स्वभाव है। ठीक है ना। तो प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति अर्थात स्वभाव, वाचक, वाचक का मतलब प्रकट करने वाले, पदेशु पदों में तृतीया विभक्ति भवति, तीसरी विभक्ति होती है, दूसरी के बाद वाली विभक्ति होती है, चौथी के पहले वाली विभक्ति अर्थात तीसरी विभक्ति अर्थात तृतीया विभक्ति होती है। कैसे पदों में, प्रकृति अर्थात स्वभाव बताने वाले पदों में। जैसे उदाहरण देखते हैं, सह प्रकृत्या साधु अस्ति। साधु का अर्थ होता है सज्जन। कोई कह दे भाई वो तो सज्जन है, तू कैसे कह सकता है कि वो सज्जन है? मैं कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं? कि उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है सज्जन। आप उसके थप्पड़ भी मार दोगे तो वो कहेगा भाई चलो कोई बात नहीं यार, आगे से ऐसे मत करना, वो सज्जन है इसलिए है ना, साधु है। तो प्रकृति है उसकी सज्जनता। तो प्रकृत्या साधु अस्ति, तो उसके साधु होने का प्रमाण किससे मिल रहा है? उसके स्वभाव से, और स्वभाव बताने वाला शब्द है प्रकृत्या। तो प्रकृत्या इति पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। कारण क्या है? प्रकृति स्वभाव, वाचक पदेषु तृतीया विभक्ति भवति। सीधा भी लिख सकते हैं, प्रकृति वाचक पदेषु तृतीया विभक्ति भवति। जैसे मोहन है सुखेन जीवति। ठीक है ना, मोहन सुख से जीता है, यानी उसके जीने का अंदाज, उसके जीने का स्वभाव, उसके जीने की प्रकृति क्या है? सुख है, तो सुख से जिएगा। जैसे दुष्ट है दुखेन जीवति, दुष्ट आदमी है दुख से जीता है, कष्ट पा करके जीता है। कोई दूसरे के घर में भी कार आ गई मारुति अल्टो, तो उसके घर में टेंशन होगी क्योंकि वो दुष्ट है ना। तो दुष्ट आदमी का स्वभाव होता है दुख से जीना, इसलिए वो दुख से जीता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमने तृतीया विभक्ति का अध्ययन किया और तृतीया विभक्ति के सारे जो लक्षण और उदाहरण है, अर्थात जो नियम और उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है। तृतीया विभक्ति में से एक प्रश्न प्राय करके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने जिस प्रकार से पढ़ा है, तृतीया विभक्ति का कोई भी प्रश्न हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। तब तक के लिए नमस्कार। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।